नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वे कन्याकुमारी से निकल गए हैं। राहुल कह रहे हैं कि एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा और तब जुड़ेगा भारत, तब जुटेगा भारत। 2 दिन में ही उन्हें लगने लगा है कि इस यात्रा से और कुछ हो ना हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर आने वाला है। यही सफलता के संकेत होते हैं। दरअसल सफलता सत्ता की नहीं, जहां है वहां से आगे बढ़ने की होती है। आगे जरूर बढ़ा जा सकता है अगर उत्साह है, उसकी दिशा सही हो। फिलहाल कांग्रेस की इस पदयात्रा और राहुल गांधी की कोशिश को देखकर तो यही लगता है। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा में न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि देश भर से सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी, यानी सोशल एक्टिविस्ट भी लोग जुड़े हुए हैं। देश के अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग संगठन हैं, उनसे भी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान का योगेंद्र यादव, जो स्वराज इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं और हिंदुस्तान के तमाम सामाजिक आंदोलनों से हमेशा जुड़े रहे हैं। किसान आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। योगेंद्र यादव साहब इस वक्त मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अभी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और खुशकिस्मती तो मेरी है कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। नहीं सर, आप लगातार लगे रहते हैं और जब भी आपसे मिलते हैं तो अच्छा लगता है हमें। तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और योगेंद्र यादव की भूमिका इसमें बड़ी है कि वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर या सब लोगों को जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। कैसे आप इस यात्रा को देख रहे हैं? मेरी भूमिका कतई बड़ी नहीं है। ये यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे लिए ये दोनों बातें सबसे महत्वपूर्ण नहीं है जी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है और हमने और देश के तमाम दूसरे जन संगठनों ने तय किया है। 22 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसके बाद हमने तय किया कि हम लोग इस यात्रा को समर्थन देंगे, सहयोग देंगे और अपने अपने तरीके से जुड़ेंगे। मेरे संगठन ने तय किया कि हम शुरू से इस यात्रा के अंदर जुड़ेंगे और मैं यहाँ पे हूँ। कोई मेरी बड़ी भूमिका नहीं है, ये बात शायद सही नहीं होगी, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि इस वक्त विजय जी, इस देश का एक ही एजेंडा होना चाहिए, भारत जोड़ो। जिस देश में एक महिला के बलात्कारियों को, हत्यारों को केंद्र सरकार के द्वारा छूट दे के जेल से छोड़ा जाए और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें माला पहनाई जाए, उनका स्वागत किया जाए, उस देश का संकट छोटा नहीं है, बहुत गहरा संकट है। जिस देश में कोरोना वायरस को हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, उस देश के अंदर बहुत गहरी बीमारी है। आज इस देश में संविधान की बुनियाद को खतरा है। आज इस देश में तमाम जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खतरा है। आज इस देश की बुनियाद को खतरा है। इसलिए आज केवल 2 ही पक्ष हो सकते हैं इस देश में, वो जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं और वो जो इस देश की टूट को बचाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं जी। चूँकि कांग्रेस ने इसका इनिशिएटिव लिया, हमने कहा हम आपको समर्थन देंगे। कल को अगर डीएमके भी ये करेगी, कल को लेफ्ट पार्टियां करेंगी, समाजवादी पार्टी करे, जो इसका ईमानदारी से प्रयास करेगा हम उसका समर्थन करेंगे जी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गुलामी की निशानियों को मिटा रहा है, संविधान की ताकत को मजबूत कर रहा है और अब राजपथ को कर्तव्य पथ कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में राजपथ की जरूरत नहीं है, कर्तव्य पथ की जरूरत है, कर्तव्य की जरूरत है। आप कैसे देख रहे हैं? कल बड़ा शानदार प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का। मुझे इस टाइम टीवी की स्क्रीन नहीं दिख रही है जी।
मुझे टीवी की स्क्रीन नहीं दिख रही है, मेरी बड़ी इच्छा होती कि मैं आपका चेहरा देखता जब आप कह रहे थे कि इस देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान मजबूत हो रहा है। आपके चेहरे की उस छुपी हुई हंसी को मैं देखना चाहता था। और संविधान मजबूत हो रहा है, इस देश में संविधान का हर रोज एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, इस देश के संविधान को मजाक बनाया जा रहा है। जिन लोगों के इस देश के संविधान में एक दिन आस्था नहीं थी, जिन लोगों ने तिरंगा झंडा 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे लगाया नहीं था, ज़बरदस्ती जब तिरंगा लहराया गया तो उन लोगों ने FIR करवाई थी, वो लोग आज अपने आप को कहते हैं हम संविधान मजबूत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तिरंगा मजबूत कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता ना। कर्तव्य पथ बहुत अच्छा है। मैं कर्तव्य अब आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रधानमंत्री अधिकार पथ कब बनाने वाले हैं, मुझे उसका इंतजार है। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, इस देश के अंदर एक बूढ़ा हुआ करता था जो कहता था कि लोकतंत्र में एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है सविनय अवज्ञा, गलत कानून का विरोध, सरकार और शासन के गलत कदमों का शांतिपूर्वक सविनय विरोध करना। एक बूढ़े ने कहा था कि लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो बूढ़ा गुजरात से था, शायद मोदी जी को उसका नाम याद होगा। जी यादव साहब, आपकी जो राजनीतिक समझ है ना, उसकी तारीफ सब लोग करते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि किसान आंदोलन चला 1 साल तक, 13 महीने तक दिल्ली में, आप उसमें सक्रिय भूमिका में रहे और आखिर तक आते आते जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो लोगों ने कहा कि भाई फाइनली ये लोग आ गए राजनीति पर, और इस आंदोलन के पीछे भूमिका थी राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी के विरोध की। फिर कुछ लोगों ने कहा भी कि हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जहाँ जहाँ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी होगी उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर ब्रांड किया गया। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट था, लेकिन एक किसान आंदोलन को पॉलिटिकल ब्रांड दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ये काम आप छुपा छुपी, लुका छुपी तरीके से कर रहे थे। और अब जब किसान आंदोलन खत्म हो गया तो योगेंद्र यादव साहब वहाँ से दिल्ली में से कन्याकुमारी आ गए। रोजगार ढूंढने हैं, ये कह रहे हो आप। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, बार बार कहा था, आपके साथ बात हो चुकी थी। मैंने एक दिन के लिए भी कभी नहीं कहा है कि किसान आंदोलन अराजनीतिक था। ये अराजनीतिक वाली तो भाषा ही मुझे समझ नहीं आती है। अरे इस देश के अंदर जो खड़ा होके कहेगा, गरीब की आवाज़ उठाएगा, मजदूर की आवाज़ उठाएगा, औरत की आवाज़ उठाएगा, जो कहेगा शराब बंद होनी चाहिए, सब राजनीतिक काम कर रहे हैं। जो सत्ता को प्रभावित करने की कोशिश करता है, बना हुआ शक्ति समीकरण बदलने की कोशिश करता है, सब राजनीतिक है। हाँ, चुनाव ही नहीं थे। चुनाव हमने किसान आंदोलन में तय किया था, हम किसान आंदोलन के नाम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो नहीं लड़ा गया। और जब कुछ लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, हमने कहा भैया आप किसान आंदोलन से अलग हो जाएंगे। मैंने जब ये अपना काम पूरा किया, और मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि इस देश के जिस एकमात्र आंदोलन ने इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, उसका मैं सदस्य रहा। उसके बाद जब मैंने तय किया कि आज इस देश का, और मेरे विचार से तो किसान आंदोलन के काम को ही एक कदम आगे लेके जा रहे हैं। जो सरकार किसान विरोधी है, जो सरकार मजदूर विरोधी है, जो सरकार जनता विरोधी है, उस सरकार का सभी मायनों में विरोध करना। और आज किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये नहीं है कि किसान को लिए 2 पैसे का कोई एक फेवर ले लेना। सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसान आंदोलन की है कि आज किसान को लोकतंत्र बचाने की जिम्मेवारी निभानी है। तो आज मैं उस भूमिका में हूँ। मेरे विचार से तो स्वाभाविक तौर पे आगे आ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई लुका छिपी नहीं है, आप अपने पुराने इंटरव्यू देख लीजिए। जी, लेकिन अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये भारत जोड़ो यात्रा है, वो कांग्रेस के बैनर पर है। इसका मतलब भारत जोड़ो यात्रा का साथ देने का मतलब है कांग्रेस का साथ देना, पॉलिटिकली यदि उसका मायने निकाला जाए। योगेंद्र यादव जी की भूमिका किसी भी राजनीतिक दल से, मतलब खासतौर से कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से सीधे से जुड़ी हुई नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि योगेंद्र यादव आगे आने वाले वक्त में एक नई भूमिका में, नई राजनीतिक भूमिका में होंगे? इसका तो जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, बिल्कुल शुरुआत में मैंने दिया कि ये पहली बात ये है,
कांग्रेस के बैनर पे नहीं है, कांग्रेस ने इसकी घोषणा की है जी। कांग्रेस इसका आयोजन कर रही है जी। कांग्रेस ने इसको भारत जोड़ो यात्रा कहा और कांग्रेस ने देश भर के अन्य राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया, जी। अन्य जन आंदोलनों को आमंत्रित किया, संगठनों को जिन्हें सिविल सोसाइटी कह दिया जाता है उनको आमंत्रित किया और देश के तमाम संगठनों ने उस आमंत्रण का जवाब दिया। हम उनमें से एक हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, ये आप एक बड़ा काम कर रहे हैं और मैंने शुरुआत में ही कहा कल को डीएमके यदि कोई ऐसा काम करती है, कल को कोई दूसरी पार्टी लेफ्ट ऐसा कोई काम करता है, उसको भी उतना ही खुल के समर्थन देंगे, क्योंकि मेरे विचार से आज ये जो इन तमाम दलों के आपसी डिफरेंसेस हैं वो आज इतिहास का सबसे बड़ा तथ्य नहीं है। आज इतिहास का सबसे बड़ा तथ्य है कि कौन लोकतंत्र और इस देश को बचाने, भारत को तोड़ने वाले हैं और कौन जोड़ने वाले हैं, और कोई तथ्य अप्रासंगिक है। बाकी तमाम ये बिल्कुल 1977 वाली बात है कि 1977 में कोई कहता कि कांग्रेस ओ और लोक दल और सोशलिस्ट, उनके तमाम डिफरेंसेस थे, लेकिन सब ने तय किया कि उस वक्त एक साथ आके देश बचाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ आज एक वैसी ही घड़ी है। आप देख रहे हैं कि 1977 जैसी स्थिति हो रही है। क्या आपको जेपी भी कोई दिखाई दे रहे हैं इस पूरे आंदोलन में, या जो समाज है, दुनिया, हिंदुस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल वर्ड है उसमें कोई जेपी आज आपको दिखाई दे रहा है? जब आपने 1975 का जिक्र किया है, 1977 का जिक्र किया है, वहाँ पर एक जो क्या कहना चाहिए यूनिट थी, यूनाइटेड जो वो था मैटर, वो था जयप्रकाश नारायण। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संकट 1977 जैसा ही है, ऐतिहासिक आवश्यकता 1977 जैसी ही है, ठीक है, लेकिन कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। बहुत छोटे छोटे लोग हैं हम जैसे, और शायद इतिहास बदलने के लिए 100 छोटे छोटे लोग एक दूसरे को जोड़ेंगे तो शायद जयप्रकाश नारायण जैसा कोई रोल प्ले कर सके। उससे बड़ी हैसियत का नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक ये सरकार जिस तरह के काम संविधान विरोधी कर रही है और करने से रुक जाती। अगर जयप्रकाश नारायण जैसा कोई व्यक्तित्व होता, वो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इतिहास की इसी परिस्थिति से ही कभी कभी नेता इतिहास बनाते हैं, कभी कभी इतिहास नेताओं को बना देता है। जी, तो अभी इतिहास नेताओं को बनाने का वक्त है, आपको ऐसा लग रहा है? मैं एक सवाल समझना चाहता हूँ योगेन जी आपसे, क्योंकि आप आंदोलनों से बहुत जुड़े हुए हैं। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है इसमें। कांग्रेस ने इसका आयोजन किया, उन्होंने भारत जोड़ो नाम रखा है, अच्छा है, भाव भी अच्छा है, भूमिका भी अच्छी है। लेकिन यदि इसको पॉलिटिकल तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी खास तौर से इस बात का जिक्र कर रही है कि ये नाम भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन मकसद केवल मोदी विरोध यात्रा है। ये कि मोदी के विरोध में सब लोगों को जोड़ने की एक एक्सरसाइज है। क्या आप ऐसा समझते हैं? ऐसा एक ज़माने में इंदिरा गांधी भी कहा करती थी कि ये सब इंदिरा विरोध है। दुनिया के तमाम तानाशाहों को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ हमारे खिलाफ खड़ी है। वो एक ये जो आत्ममुग्धा नायक होते हैं ना, उनका ये दिक्कत होती है कि उनको लगता है कि सारी दुनिया या मेरे पक्ष में है या मेरे खिलाफ है। अब अगर इसमें एक बात का सच है, और वो सच ये है, आज इस देश में जो भारत जोड़ने की बात करेगा, जो हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करेगा, जो एक स्वाभाविक बात होनी चाहिए, जिसने इस देश को प्यार किया है उसने हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात कही है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज अगर कोई हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करेगा तो उसे इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला बेशर्मी से हिंदू मुस्लिम तोड़ की कोशिश करते हैं, घृणा और हिंसा की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो आप ही बताइए, कौन देश का प्रधानमंत्री होगा जब बलात्कारियों का स्वागत किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री इतना नहीं पूछ सकते थे कि अरे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन क्यों दिया इस चीज़ को? क्या प्रधानमंत्री इतना नहीं बोल सकते थे कि मुझे शर्म आई, मुझे बुरा लगा, बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है इस देश के अंदर? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकते थे कि नूपुर शर्मा ने जो किया वो गलत था? अरे मुँह से तो बोल देते। जब इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे काम करता है तो जाहिर है जो खड़े होंगे वो उनकी नफरत की राजनीति का विरोध करेंगे। अगर नफरत की राजनीति का विरोध करें और मोदी जी को लगे मेरा विरोध हो रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? अगर यहाँ पे खड़े हुए लोग कहें चोर को पकड़ो, और मैं एकदम भागने लगूं तो क्या साबित होगा? कि चोर तो मैं हूँ। अगर दुनिया कहे नफरत की राजनीति का विरोध करो, मोदी जी कहें मेरा विरोध हो रहा है, क्या साबित होता है? नफरत की राजनीति करते हैं।
लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी कहती है, आपने हिंदू मुसलमानों की बात का जिक्र किया, और इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि भाई कांग्रेस के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो हिंदू मुसलमानों की बात करे, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ 1947 में, जब हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया था, तो उनका विभाजन का जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी रही है, जिसने हिंदू मुसलमानों को बांटा और देश को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। और फिर दूसरी बात, वो ये भी आरोप लगाते हैं कि 60 साल में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के रहते हुए हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, तो ये हिंदू मुसलमानों के जोड़ने की बात करने का अधिकार नहीं रखती पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये बीजेपी का कहना है। अगर इतिहास के आधार पे अधिकार तय कर होना शुरू हो जी। फिर तो देखना पड़ेगा कि सावरकर जी ने 40 के दशक में क्या लिखा था। जी। अगर मुसलमानों की तरफ से देश के विभाजन की मांग करने वाले जिन्ना थे, तो हिंदुओं की तरफ से देश के विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था विजय भाई? जी। आप भी इतिहास जानते हैं, बता दीजिए अपने दर्शकों को। जी। क्या उसका नाम विनायक दामोदर सावरकर नहीं था? जी। क्या इन लोगों ने खुल के नहीं कहा कि हिंदुओं का देश अलग होना चाहिए? इतिहास को भूल जाइए। अगर कोई कहे कि कांग्रेस का दामन बिल्कुल दाग रहित है हिंदू मुसलमान के सवाल पे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका विरोध करेगा। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहता हूं कि 1984 इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा धब्बा है। मेरठ में मलियाना में जो हुआ वो धब्बा है, वो इतिहास है। आज की बात कीजिए ना, आज हम कहाँ खड़े हैं। आज इस देश में एक विभाजन रेखा है, वो जो कि इस नफ़रत की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे मन से, चाहे मजबूरी से, चाहे अपना कैरियर बढ़ाने के लिए। और वो जो कि इस राजनीति का विरोध करते हैं, चाहे मन से, चाहे मजबूरी से, चाहे कैरियर बढ़ाने के लिए। आज इस देश को इन दो शक्तियों के अंदर मुकाबला है, और उस मुकाबले में जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध है। योगेंद्र जी, आपसे बात जब करते हैं तो बहुत स्पष्ट बात होती है। आपने कहा कि इतिहास को भूलने का वक्त है, एक नया इतिहास रचने का वक्त है। आपने कहा इतिहास नया नेता बनाएगा, आज इतिहास की बात ना करें। आपने साफ किया कि कांग्रेस के दागदार दामन से आप कोई उसको बचाना नहीं चाहते। दो बातें हो सकती है, या तो हम इतिहास को याद रखें या इतिहास को भूल जाए। ये दोनों पक्ष में होगा। यदि इतिहास को हम भूलना चाहते हैं, जैसा योगेंद्र जी कह रहे हैं, तो फिर विनायक दामोदर सावरकर को भी याद मत दिलाइए। फिर वो भी याद मत दिलाइए कि किसी पार्टी ने 50 साल अपने दफ्तर पर झंडा लगाया कि नहीं लगाया। फिर ये याद भी मत दिलाइए कि आज़ादी के आंदोलन में किसी की क्या भूमिका थी, क्योंकि जब हम ये भी याद नहीं रखेंगे कि विभाजन में किसकी जिम्मेदारी थी, मलियाला के दंगे, मेरठ के दंगों में कौन भूमिका थी, भागलपुर के दंगों में किसकी भूमिका थी, या सिख विरोधी दंगों में किसकी भूमिका थी, तो या तो हम सब कुछ करके आज से फिर से एक क्लीन स्लेट पर आ जाएं। लेकिन क्लीन स्लेट सर डस्टर से साफ नहीं होती ना। हमारे इतिहास की क्लीन स्लेट ऐसे साफ नहीं होती। विजय जी, मैं बिल्कुल इसका समर्थक हूँ। विजय जी, एक मायने में इतिहास को भूलना नहीं चाहिए जी, और एक मायने में भूलना चाहिए। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, आपसे फ़ायदा है बातचीत करने का कि कुछ गहरे सवाल आ जाते हैं, अच्छी बात है। इतिहास को भूलना इस मायने में कभी नहीं चाहिए कि इतिहास के सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। जी, 1984 में इस देश में जो हुआ, 2002 में इस देश में जो हुआ, अलग अलग पार्टियों के राज में हुआ, अलग अलग पार्टियों को दोष देना चाहिए, उसके सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह से इस देश में विभाजन से पहले, विभाजन की जो त्रासदी थी, उसमें तमाम पार्टियों के नेताओं की, इस पे राम मनोहर लोहिया की एक बहुत सुंदर किताब है, विभाजन, भारत के विभाजन के दोषी, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया करके लिखा था। उसको हम इतिहास के सबक को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में अगर मुझे अपने दोस्त ढूंढने हैं, अपने दुश्मन ढूंढने हैं, दुश्मन तो नहीं, अपने प्रतिद्वंदी ढूंढने हैं, अगर मुझे ये ढूंढना है कि मैं आज किसका साथ दूँ या नहीं, मैं ये देखूंगा आज उनकी प्रतिबद्धता क्या है। ठीक है, क्या आज वो ईमानदारी से इस सवाल पे खड़े हैं? मैं तो मजबूरी से भी जो खड़े हैं उसको भी मान लूँगा। अगर आप सारी ऑपोजिशन पार्टीज का सेकुलरिज्म की जांच करने लगेंगे, आपको सैकड़ों दोष मिलेंगे, सैकड़ों खोट मिलेंगे। जी, आज अगर वो खड़े होने को तैयार हैं और लगता है कि अगले 2 साल 5 साल तक ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं,
उनको सहारा समर्थन देने की आज ज़रूरत है। कुछ समय के लिए जैसे 1977 में एक कैंप बनाना पड़ा था, इमरजेंसी का विरोध, लोकतंत्र वापस, ठीक उसी तरह से आज एक कैंप बनाना पड़ेगा। देश को बचाना है, देश को जोड़ना है, वो कैंप बनाने की कोशिश। जी सर, आप जो है दूरदर्शी लोगों में से हैं, प्लान को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ, जो आपने बात की उसी को आगे समझना चाहता हूँ कि इस स्लेट को जो आप हमने साफ़ की है, कोशिश की है कि उसको स्लेट साफ़ रखें, मैं मान के, तो इस स्लेट पर नया चैप्टर कैसा लिखा जा रहा है, कैसा लिखा जा सकता है, इस यात्रा के माध्यम से ही हम समझें। यदि मैं कोई दोष की बात नहीं कर रहा, यदि इसी यात्रा को हम आगे बढ़ाएं, जब हम कश्मीर तक पहुँचेंगे, श्रीनगर तक पहुँचेंगे, तो आप क्या देश का बदलाव, देश की नई राजनीति का जो मोड़ है, वो कैसे आप देख रहे हैं? पहले 2 दिन से तो ये कहना कि यात्रा से देश में बदलाव आ रहा है तो अतिशयोक्ति होगी, ऐसा कोई दावा तो नहीं करना चाहिए। पहले 2 दिन के मैं कुछ सुंदर नारे सुन रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी। नारा खैर भारत जोड़ो का तो है ही, उसके साथ में वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। जी, बहुत सुंदर बात है। वो लोग जो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो तोड़ेंगे, लेकिन हम जोड़ेंगे। मेरा देश है, मैं इस देश को टूटने नहीं दूंगा। जी। वो हमने सुना, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। जी, सुंदर बात है। और एक और नारा हमने लोगों ने सुना, वो ये कि भारत जोड़ो अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आपको इसमें ध्वनि आई होगी एक पुराने आंदोलन की। जी। मैं इन सब चीज़ों को एक अच्छे लक्षण की तरह देखता हूँ। आगे देखिए कैसे बात बढ़ती है। 2 दिन के अंदर कह देना कि पूरा इसका भविष्य दिख रहा है, नहीं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि यात्रा इस देश में एक चीज़ है जो कि इंसानों को ज़मीन पे ला देती है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दें कि इस वक्त ये जो यात्रा के दरमियान हम बैठे हुए हैं, ये जो ज़मीन है, उस ज़मीन के थोड़ा दर्शन भी करवा दीजिए। जी। हो सकता है इनमें से काफ़ी लोग ज़मीन पे रहते हों, हो सकता है इनमें से काफ़ी लोग ज़मीन पे ना रहे हों। जी। तो ज़मीन पे जो चीज़ आपको ले आती है, वो आपको देश में कुछ ना कुछ सुंदर करने के लिए विवश करती है। और मेरी उम्मीद है कि ज़मीन से जुड़ाव होने के बाद ये यात्रा कहीं ना कहीं इस देश के जनमानस में कुछ बदलाव लाएगी, क्योंकि कोई भी यात्रा केवल सड़क नापने का तरीका नहीं होती। यात्रा अंततः मानस की यात्रा है, विचार की यात्रा है, ऐसी बनेगी। अभी तो मैं फिलहाल इसकी उम्मीद कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूँ कि ये यात्रा 150 दिन में पूरी हो जाएगी, 148 दिन में, 150 दिन में श्रीनगर तक, लेकिन क्या इसका कल्मिनेशन 2024 के चुनाव में होगा, ऐसा आप समझते हैं नतीजे के तौर पर? कल्मिनेशन नहीं होगा। मैं ज़रूर आशा करता हूँ, चाहूँगा कि ये सरकार जो कि संविधान तोड़ने की कोशिश कर रही है, देश तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसको 2024 में सबक मिलना चाहिए। ठीक, लेकिन वो कल्मिनेशन नहीं है। जो जहर बोया गया है पिछले 8-10 साल में, पिछले 25 साल में इस देश में, वो जहर जब खत्म होगा तब इस यात्रा का कल्मिनेशन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। और यात्रा के जोखिम बहुत होते हैं, यात्रा में चलते रहते हैं जोखिम, तो आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए न्यूज़ इंडिया पर। ये थे योगेंद्र यादव साहब, जो भारत जोड़ो यात्रा में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा भी निभा रहे हैं सिविल सोसाइटीज़ में। उनसे हमने बातचीत की है, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।